हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पिता अग्रवाल है और मैंने रिसेंटली सी डी एस 1 2023 के अंदर इंडियन मिलिट्री अकेडमी में एयर वन हासिल करी है। और ये वीडियो मैं सी डी एस 2024 की रिटर्न स्ट्रैटेजी के लिए बना रहा हूँ। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि रिटर्न में 200 प्लस मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर सही डायरेक्शन में सही सोर्सेज के साथ मेहनत करी जाए तो। और मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ये मेरा सी डी एस 1 2022 का मार्कशीट है। इसमें आप देख सकते हैं मेरे रिटर्न में 211 मार्क्स थे, जिसमें मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में डिसेंट स्कोर है, एक अबव एवरेज स्कोर है, जिसकी वजह से इतने मार्क्स आ पाए हैं। तो मैं इसमें आपको यूपीएससी का सिलेबस भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा डाउट मेरे पास आते हैं वो बच्चे सिलेबस के रिगार्डिंग पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यूपीएससी की साइट से ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। यूपीएससी सीडीएस की नोटिफिकेशन में मेंशन करता है सिलेबस और स्टैंडर्ड ऑफ दी सीडीएस एग्ज़ाम। तो सबसे रिलायबल सोर्स यही है कि हम यूपीएससी की साइट पे जाकर उनकी नोटिफिकेशन से चेक करा जाए। तो जो सिलेबस और स्टैंडर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि स्टैंडर्ड्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के हैं, वो मैट्रिकुलेशन लेवल के हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल के जो पूछे जाते हैं, यानी कि बेसिक एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, और मैट्रिकुलेशन लेवल तक का आता है। बाकी जो और सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रेजुएट एंट्री के बच्चे के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए एज़ पर दी यूपीएससी। बाकी जो इंग्लिश का सिलेबस है वो उन्होंने बीसली डिफाइन किया है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश जो है वो टेस्ट की जाएगी। जनरल नॉलेज के अंदर हमें करंट इवेंट्स, जो एक्सपीरियंस है डेली लाइफ के, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, यानी कि जो साइंस है बेसिक, जो हमारे आसपास का जो साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारा टाइम अपने आँख नाक खुला रखा जाए और चीज़ों को ऑब्जर्व करा जाए और थोड़ी जागरूकता लाई जाए अपने अंदर कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बाकी पॉलिटी वगैरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक आएंगे, जिसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब आपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड, हमारी जो ज़िंदगी है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा जानने की क्यूरियोसिटी लाएँ अपने अंदर और उसको डेवलप करें, उसकी हैबिट को, कि जानने की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही एक यूपीएससी का मंत्र है कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाना और उसको जान के उसके ऊपर काम करना। इसके अलावा सोर्सेज पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है आपके सोर्सेज डिफरेंट हो, बट जो ये सोर्सेज मैं बता रहा हूँ मैंने सिर्फ इन्हीं सोर्सेज को फॉलो किया है। इसके अलावा और कोई सोर्स फॉलो नहीं किया, बट इन्हीं सोर्सेज को कई बार रिवाइज़ किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना, अपने सोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट करना और उन्हीं की मल्टीपल रिविजन करना। तो अब हम ज़रा इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस एग्ज़ाम में, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इजीली 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जीके में 70 प्लस मार्क्स लाना एक थोड़ा टफ टास्क हो जाता है, बट इंग्लिश में 70 to 80 मार्क्स लाना एक इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर थोड़ी ठीक से मेहनत की जाए तो। और जीके में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, अराउंड 7 to 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इंग्लिश में सिर्फ हमें इंग्लिश पढ़ना है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ मार्क्स इक्वल है। तो क्यों ना हम इंग्लिश में मेहनत करके इतने हम नंबर ले आएँ कि हमें इस जीके में ज़्यादा डर ना लगे, फिर जीके में 40 to 50 मार्क्स लाकर हम इजीली मेरिट में इन हो सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं या तो एस पी बख्शी या फिर नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं आप। ये दोनों बुक आपका बेस क्लियर कर देंगी। इसके साथ साथ आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। उससे जितना हम इंग्लिश पढ़ेंगे उतनी ही हम इंग्लिश में ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और जब इंग्लिश में जितना रीडिंग करेंगे उसी से ऐसा होगा कि हमारे अंदर इंग्लिश डेवलप हो जाएगी, और जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा फ्लो में आंसर हो जाता है उसका। हमें कई बार तो एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा आंसर बता सकते हैं। तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके लिए पीवाईक्यूज़, ये दोनों बुक में से कोई भी एक बुक, और न्यूज़पेपर रीडिंग, ये चीज़ें अगर करी जाएँ तो ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियोस होती हैं काफ़ी सारे चैनल्स की, जैसे आप सीडीएस जर्नी को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने पर्सनली उसकी काफ़ी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे। और बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी का कोर्स लेना है, बिना कोर्स लिए भी आप इजीली रिटन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बिकॉज सीडीएस ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। तो यूट्यूब पे आप ज़रूर सीडीएस जर्नी की वीडियोस देख सकते हैं इंग्लिश के लिए। इसके बाद बात की जाए जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज से ही बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज इसमें लोगों को पता नहीं होता कि कितना छोड़ना है और कितना पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज के लिए तो सबसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ईजिली मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग साइंस है। बिकॉज साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोर्सेज अभी तक यूपीएससी के लिमिटेड ही हैं, वो उन्हीं दो बुक से हमेशा क्वेश्चन पूछती है। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, तो उसमें से 28-29 क्वेश्चन इन्हीं दो बुक में से आते हैं। बस वो घुमा कर आ जाते हैं, बट आते इन्हीं दो बुक से हैं। और कितनी बार तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी है साइंस की, ये सीडीएस के लिए ग्रंथ है। आपको इन दोनों बुक्स को इतना अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, पीछे के क्वेश्चंस जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। बिकॉज अगर आप 5-6 बार भी पढ़ोगे, तब भी आप अगर 7वीं बार भी पढ़ने जाओगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो आपको लगेगा यार ये तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ।
तो इन दोनों बुकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ट्राई करना है कि अपने खुद के नोट्स बना सको। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है इन दोनों बुक्स की। साइंस के लिए यही दो सोर्सेज है। ऑल दो कुछ एक आधा क्वेश्चन 11th-12th की बुक से आ जाता है, बट उसके एक क्वेश्चन के लिए हमें पूरी पूरी बुक पढ़ने के लिए इतना टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम इससे अच्छा हम इन्हीं दो बुक्स को ज़्यादा बार पढ़ के अपने एटलीस्ट 20-29 क्वेश्चन अच्छे से गारंटी कर सकते हैं। और साइंस के लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि साइंस में इस बार जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो जो डायग्राम्स दिए होते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में उनको भी अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अब ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब थोड़ा मैप बेस्ड, थोड़ा क्रिटिकल बेस्ड शिफ्ट हो रहा है यूपीएससी का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। उसके लिए जो चीज़ें हमारे आसपास एनवायरनमेंट में न्यूज़ में चल रही हैं उस पर ध्यान लगाया जाए कि ये जगह है कहाँ पर, उसके आसपास क्या है। तो जितना यूपीएससी एक बच्चे को डिमांड करती है कि बच्चा एक अच्छा थिंकर हो, एक अच्छा लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो वो क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं आजकल कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि वो सोसाइटी में कैसा रोल प्ले कर रहा है। तो अगर बुक्स की बात की जाए तो एन इनफ होती है जोग्राफी के लिए। जो 9th 10th 11th 12th की एन हैं, टोटल 6 बुक्स हैं। ये 6 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो 11th क्लास की हैं। बट अगर कोई बेस से स्टार्ट कर रहा है तो मैं 9th to 12th की एन सजेस्ट करता हूँ, प्लस मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मैप रीडिंग के बिना पेपर में ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा टफ हो जाता है, तो मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग जीसी लॉन्ग भी रिकमेंड करते हैं, बट मैंने पर्सनली कभी जीसी लॉन्ग पढ़ी नहीं, बिकॉज अगर एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है पूरी जीसी लॉन्ग पढ़ने के लिए। इन्हीं बुक से ईजिली काम हो जाता है और अगर ज्योग्राफी में 80 to 90% सिलेबस ईजिली कवर हो जाता है इन बुक से, तो यही बुक्स मैं रेफ़र करता हूँ ज्योग्राफी के लिए। अब बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी जो आपकी बेस बनाने के लिए, अगर किसी का पॉलिटी का बेस नहीं है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी उसका काफ़ी बेस बना देगी। उसके अलावा लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी के लिए फेमस है ही बुक, तो इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत में भी सारी बुक नहीं पढ़नी होती है, इसका भी एक तरीका होता है पढ़ने का कि जो सेम चैप्टर्स हैं उनको साथ में पढ़ा जाए। जैसे अगर हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट साथ में पढ़े, अगर हम इंडिया के लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं तो हम स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ें। ऐसे ही जो सिमिलर टॉपिक्स होते हैं उनको हम साथ में पढ़ना चाहिए। बाकी जो कुछ चैप्टर्स हैं एंड में लक्ष्मीकांत के वो छोड़ने लायक है तो उनको छोड़ देना चाहिए। बाकी हम जब PY एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ टॉपिक से यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs। तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और मल्टीपल रिवीजन करनी है। इसके अलावा हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यूपीएससी के अंदर कि कौन से एंशियंट, मिडीवियल या मॉडर्न में से कौन से में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कभी एंशियंट में से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी मॉडर्न में से, कभी मिडीवियल में से। तो हिस्ट्री का ऐसा है, अगर हम हिस्ट्री में 60 to 70% अगर हम पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हिस्ट्री को कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं रखना चाहिए। हिस्ट्री हमेशा ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के बाद पढ़नी चाहिए। बाकी अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए तो एनसीईआरटीज़ पे ही अभी टिकना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 12th की थीम्स की एनसीईआरटी है तीनों। बट अगर किसी को हिस्ट्री में थीम समझने में दिक्कत है तो उसको पहले बेसिक में यानी कि 6th 7th 8th की बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। जैसे जो 6th की बुक है और थीम्स की फर्स्ट बुक है, ये दोनों एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा जो थीम्स की सेकेंड बुक है और जो 7th क्लास की बुक है ये मिडीवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। और जो क्लास 8th की बुक है और थीम्स की जो पार्ट 3 है ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इन तीनों को साथ में पढ़ना चाहिए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, तो स्पेक्ट्रम भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली उसमें जो अपेंडिक्स वगैरह दिए हुए हैं लास्ट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हमें पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, फिर से सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ना होता है। वो टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा? PYQ एनालिसिस से। तो PYQ एनालिसिस इज़ सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। बाकी इकोनॉमिक्स की बात आई तो इकोनॉमिक्स के लिए आजकल यूपीएससी का शिफ्ट काफ़ी हो रहा है इकोनॉमिक्स पे। अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन के बीच में आने लग गए हैं और ये धीरे धीरे और बढ़ी जाएगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के लिए 2 बुक मेन है, माइक्रो और मैक्रो एनसीईआरटीज़। अगर इन दोनों बुक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और हम करंट इकोनॉमिक्स को मद्देनज़र रखें तो हम इजीली इकोनॉमिक्स में 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक्स जानने हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स जान सकते हैं यूपीएससी के लिए। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और न्यूज़ पे ज़रूर फोकस करें इकोनॉमिक्स की, रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है देखना यूपीएससी के लिए। अब एनवायरनमेंट के भी 2-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपीएससी में। तो शंकर आईएएस की बुक आती है, बट ये भी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं इसके, वो पढ़ने हैं। ऑल्दो मैंने ये बुक कभी पर्सनली पढ़ी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये बुक एनवायरनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीके के अंदर।
करंट अफेयर्स में अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं CDS में, और इसके लिए मैं न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगा। अगेन अब लोग कहेंगे कि यार रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए, ऑब्वियसली रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे याद नहीं रहेगा, बट स्टिल वो सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। ऐसा होता है कि आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको कल याद ना आए, बट पेपर करते हुए आपको याद आ जाए। और न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो न्यूज़पेपर हमें पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक पेजेस होते हैं, लाइक आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको हिंदू ही पढ़ना है या फिर कोई भी ऐसा, आप जो आपको अच्छा लगे इंग्लिश न्यूज़पेपर आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैगज़ीन्स होती हैं, ये काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं मैगज़ीन्स, तो ये और अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैगज़ीन्स। आखिरी 1 महीने में सारी जितने भी इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं वो पढ़ सकते हैं, और आखिरी के 2 महीने जो होते हैं पेपर से पहले, उनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती है करंट अफेयर्स। उससे जो 3-4 महीने पहले के होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स, तो उस पर ज़्यादा फोकस करके हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी जितना हम रोज़ न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे तो उतना ही हमारा सबकॉन्शियस में स्टोर होगा, और वो हमें पेपर के वक्त काम आता है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पे चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे CDS जर्नी है और इनसाइट SSPN के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने इन दोनों चैनल से करंट अफेयर्स करें तो आपके 80 to 90% करंट अफेयर्स पेपर में बन जाते हैं। और अगर इसके अलावा ऐसे कोई करंट अफेयर है जो पेपर में नहीं बन रहा है, तो फिर वो ऐसा मान के चल सकते हैं क्योंकि किसी से नहीं बन रहा होगा। तो हमें हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं पेपर में। अगर पेपर में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 120 के 120 नहीं करने हैं। हमें बस इतने क्वेश्चन करने हैं कि हमारी कट ऑफ से थोड़ा ऊपर ज़्यादा नंबर आ जाए और हम इजीली मेरिट इन हो जाएँ। तो बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए यही सोर्सेज थे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स सिर्फ PC के लिए है, यानी कि OT वालों को मैथ्स नहीं देना होता है। सो मैथ्स का सिलेबस भी UPSC ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब मैथ्स का सिलेबस हम अगर देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक के अंदर नंबर सिस्टम है और एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिवीजन है, ये सब है। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा है, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बाकी के सब चैप्टर्स भी होते हैं। तो ये 6 टॉपिक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज UPSC की मैथ्स का लेवल पिछले 2 CDS के पेपर से काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो जो बच्चा मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग रखता है, इस समय UPSC का CDS का पेपर वही सॉल्व कर पाएगा। और अब इतना आसान नहीं रहा है 70 to 80 मार्क्स लेकर आना मैथ्स में, बट अगर हम सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो ईजिली 50 to 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स में। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो पिछले जो सबसे, अगर कोई बच्चा बेसिक से शुरू कर रहा है तो CDS के पहले वाले PYQs हैं वो लगाएं, क्योंकि वो रिलेटिवली काफ़ी आसान है। जब वो लगाएगा बेसिक करने के बाद तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद लास्ट 2 ईयर के पेपर पे शिफ्ट किया जाए। जो लास्ट 2 ईयर के पेपर है वो थोड़े हाई लेवल का है, तो पहले आप बेसिक क्लियर करें, फिर अपने हाई लेवल पे क्वेश्चंस पे आएँ। इसके अलावा हम CAPF के और SSC के पेपर भी लगा सकते हैं अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो। बाकी अगर किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है और वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा है तो हम CSET भी ट्राई कर सकते हैं UPSC का। ऑल्दो ये लेवल नहीं है बट स्टिल, क्योंकि उससे होगा क्या कि क्वेश्चंस काफ़ी हद तक अब लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड हो रहा है मैथ्स में भी, कि बच्चे को अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वही तभी कर सकता है क्वेश्चंस। तो CSET करने से ये फ़ायदा ज़रूर होगा। सो मैथ्स के लिए फ़िलहाल इतना ही होगा। अगर हम बुक की बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में हम RS अग्रवाल की बुक काफ़ी अच्छी है मैथ्स के लिए। इस बुक से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो टॉपिक्स मैंने बताए थे वो इस बुक से ईजिली कवर हो जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था, PYQ। कोई भी एग्ज़ाम को एनालाइज करने के लिए उसका PYQ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैथ्स के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट है उसके PYQs लगाना। PYQs लगाएंगे तब हम पता चलेगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सो रेगुलरली PYQs लगाना, और ये RS अग्रवाल की बुक मैथ्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। सो ये थी रिटर्न की स्ट्रैटेजी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो बच्चों के साथ आती है प्रिपरेशन करते हुए, बिकॉज मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कंसिस्टेंसी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी 2 दिन पढ़ता है, 3 दिन पढ़ता है, उसके बाद तो फ्लो टूट जाता है। बट ये फ्लो टूटना बहुत बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव टास्क हो जाता है हमारे प्रिपरेशन पे। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने प्रिपरेशन के वक्त। चाहे दिन में अगर हमें कहीं जाना भी है तो भी 1 घंटा या 2 घंटे तो ज़रूर निकालने चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, और भी चीज़ें करनी होती हैं, बट पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करना है। बीच में ब्रेक आने से फिर वो फ्लो टूट जाता है पढ़ाई का। इसके अलावा नोट्स नहीं बनाना। मैंने काफ़ी बच्चों को डाउट्स देखता हूँ, वो लोग इधर उधर से नोट्स मांग रहे होते हैं, प्लीज़ नोट शेयर कर दो, कोई नोट्स दे दो, ऐसे करके। बट अगर खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो पेपर के एंड में आप रिवीजन नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरी के 1 हफ्ते में मुझे पूरा कोर्स रिवाइज़ करना है और आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप कभी भी रिवाइज़ नहीं कर सकते। आपके पास नोट्स होने चाहिए, और किसी भी कोचिंग के नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो आप, बिकॉज कितने कोचिंग वाले ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी खुद पेपर क्वालिफाई नहीं किया होता है और वो आपको नोट्स दे रहे होते हैं।
आप जबकि नोट्स कभी भी किसी के नहीं, आपको खुद अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए। एट द एंड आपका वही काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है अपने खुद के नोट्स बनाना। पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, 2-3 बार रीड करो, उसके बाद नोट्स बनाओ, नोट्स ज़रूर बनेंगे। फिर है ब्लाइंड फॉलोइंग। हम किसी भी कोचिंग को या फिर किसी भी बंदे को ब्लाइंड फॉलो करने लग जाते हैं कि जो उसने बोल दिया एकदम सही होगा, जबकि हमें खुद टेस्ट करके देखना चाहिए। सो कभी भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। ट्राइंग टू मैनी बुक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमें अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी उनके रिवीजन करना, और एट द एंड वो सब खिचड़ी बन जाएगी। सो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो, मल्टीपल रिवीजन करो। लैक ऑफ प्रैक्टिस। सी, अगर हम जितने ज़्यादा हम मॉक्स दे सकते हैं, जितने ज़्यादा हम MCQs लगा सकते हैं, वही हमें एट द एंड पेपर में काम आने वाला है। अगर हम पेपर को भी एक मॉक की तरह लेके जाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर हम सोचेंगे कि बस एक और मॉक है, तो हमारे माइंड से उसका फियर निकल जाएगा। तो बैठ के यूपीएससी के, जैसे यूपीएससी का OMR शीट पेपर होता है, वैसे हमें बैठ के ज़रूर मॉक लगाने चाहिए। नो कॉन्फिडेंस। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। वो सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि अगर पेपर में नहीं हुआ तो, अगर क्वेश्चंस मुश्किल आ गए तो। बट ये चीज़ें हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। हमें कॉन्फिडेंस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें कॉन्फिडेंस को रखना। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको आपके हाथ में प्रिपरेशन करना, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं वो यूपीएससी का काम है। वो जैसा मुश्किल आएगा तो सबके लिए आएगा। लैक जो हमारे दिमाग में फेलियर होता है, फेलियर का फियर होता है, उसको निकालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब हम ज़रा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन के दौरान याद रखने के लिए। सो कवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सी, यूपीएससी में कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हम कुछ भी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स छोड़ देंगे तो हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं लोगों से। तो जो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ के जा रहा है उससे हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चन पीछे हैं। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना। मेक सेल्फ नोट, जैसे मैंने पहले बताया था कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉल इन कोचिंग ट्रैप्स। फिर काफ़ी कोचिंग चैनल ऐसे होंगे जो लास्ट के महीनों में निकालते हैं कि 3 महीने में कोर्स कर लो, 1 महीने में कोर्स कर लो। बट अगर 3 महीने 1 महीने में कोर्स सबका होने लग जाता तो फिर लोग पूरे साल मेहनत क्यों करते। कभी भी कोचिंग के ट्रैप से मत फंसना। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तब भी आप खुद मेहनत करके निकाल सकते हैं। सॉल्व PYQ ऑफ CDS, NDA, CPF। जैसा मैंने बताया था कि जितने यूपीएससी के पेपर हैं उसमें यूपीएससी काफ़ी हद तक और एग्ज़ाम्स में सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो जो एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है CDS लेवल के, जैसे NDA हो गया, CPF हो गया, तो इनकी जितनी भी GK की पार्ट होते हैं तो वो काफ़ी हद तक सिमिलर है CDS से। तो ज़रूर उनको MCQs PYQ ज़रूर लगानी चाहिए। रिविजन इज़ द की फॉर रिटेंशन। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने खुद ने मल्टीपल मतलब अराउंड 15 to 20 टाइम्स रिवीजन करी है। तो रिवीजन करने से रिटेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और रिवीजन ही एकमात्र सहारा है पेपर निकालने का। हैव इनफ कॉन्फिडेंस ऑन योर एबिलिटीज़। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना होगा। जब आप पेपर देने जाएँ तो आपको लगना चाहिए कि अगर इस हॉल में ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उस समय 2 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है कि आपका पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और ये मेरा मानना है कि अगर पूरे साल जो मेहनत करी है वो एक तरफ होती है और वो 2 घंटे एक तरफ होते हैं। आप 2 घंटे में पेपर अपना बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो उन 2 घंटे के ऊपर अपने आप को अपने कॉन्शियस माइंड पर, सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ट्रस्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये है तो उस 99% चांस है आपका आंसर वही होता है। और पेपर अटैम्प्ट करना, एक यूपीएससी का पेपर अटैम्प्ट करना एक अलग कला होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही होता है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, आपको बिलीव रखना है अपने अंदर कि मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ। बाकी मैंने आपको सोर्सेस सारे बताई दिए हैं, और यूट्यूब के मैंने आपको चैनल्स बता दिए हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी कोर्स लेना। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और ये पर्सनली मैंने खुद ने फॉलो करी है, और मैंने अराउंड 4 टाइम्स अपना क्लियर किया है पेपर CDS का, और वो भी 200+ मार्क्स से। बाकी मैंने CAPF भी क्लियर किया है इसी स्ट्रैटेजी से। CAPF में भी मेरा अच्छा स्कोर था, मेरा 150+ स्कोर था CAPF में भी। और इसके अलावा मैंने CAPF 2023 भी क्लियर किया है, और CDS में मैं फ़िलहाल अभी IIM ज्वाइन करूँगा। बाकी अगर आपको CAPF की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं इसी चैनल पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लास्ट में मैं ये कोट के साथ ख़त्म करूँगा कि सक्सेस इज़ नो एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस, एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ वॉट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको परसिवरेंस रखना और पढ़ाई के साथ प्यार करना। अगर आप पढ़ाई को बोझ समझ के करेंगे तो पढ़ाई कभी समझ में नहीं आने वाली है। पढ़ाई के साथ प्यार करना पड़ेगा। अगर पढ़ने का मन नहीं है कोई बात नहीं, तो आज भी नहीं है 2 घंटे बाद करेगा तब पढ़ना है, पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई को सिर्फ बोझ समझ के करेंगे तो पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है।
सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अचीव कर सकता हूँ तो आप भी अचीव कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस जो मेहनत और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। बाकी सोर्सेज़ मैंने आपको बता दिए हैं, सोर्सेज़ लिमिटेड रखो, बस पढ़ाई करो और ईज़िली अचीवेबल है। और ज़िंदगी में सिर्फ लाइफ में आपको पढ़ाई नहीं, आपको अपने सारे ड्यूटीज़ भी निभानी है, जैसा एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ सिटीज़न, जिससे आपका एसएसबी भी काफ़ी हद तक डेवलप होता जाए साथ साथ रिटर्न के साथ साथ। बाकी एसएसबी की जो स्ट्रैटेजी है मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। ऑल्दो कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक ही डिफाइंड स्ट्रैटेजी होती है एसएसबी की बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा एसएसबी का। सो रिटर्न की मेरी तरफ से ये स्ट्रैटेजी थी। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने का। ओके, थैंक यू सो मच।